तो दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत जितने भी 11 निबंध लगे हुए हैं उनके ऊपर मैं सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज के अंतर्गत आज जिस निबंध के एमसीक्यू को हम करेंगे वो निबंध है कविता क्या है। प्रत्येक निबंध के ऊपर दो वीडियो आई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको अगर एक बार यूट्यूब पर चल के दिखा दूं तो आप देखिए। सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब पर, आइए आप सभी, और यूट्यूब पर जाके आप सर्च करेंगे आपकी एकेडमी। आपकी एकेडमी सर्च करते सबसे पहले सबसे ऊपर ये चैनल आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए। इसमें 4 प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें 2 प्लेलिस्ट यूजीसी नेट से संबंधित है। आप इसमें देखिए यूनिट 7 और यूनिट 9। यूनिट 7 हिंदी कहानी के ऊपर पूरे 41 वीडियो आ चुके हैं। पूरे जो 21 कहानियाँ यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई है, यहाँ संपूर्ण कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट 9 हिंदी निबंध, जितने भी 11 निबंध हैं उनके ऊपर ये सीरीज है। इसके 4 निबंध पूरी हो चुकी है। 5वां निबंध जो कविता क्या है उसका भी लाइन बाय लाइन पार्ट, उस पार्टिकुलर निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ ये भी निबंध समाप्त हो गया है। इस वीडियो में हम उस कविता क्या है निबंध से संबंधित हम एमसीक्यू करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर की हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, यहाँ पर ये 5वां निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, कविता क्या है। इसका सबसे पहला निबंध हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला प्रश्न जो मैं पूछता हूँ उस पार्टिकुलर रचना के प्रकाशन वर्ष से लेके आता हूँ, आपको पता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार पिछले 3-4 वर्षों से पूछे जा रहे हैं कि किसी भी रचना से संबंधित उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है। अब तो ऐसा हो गया कि एक ही प्रश्न से वो 4-4 रचनाओं के प्रकाशन वर्ष मैचिंग में पूछ लेता है। तो पार्टिकुलर अगर आपको कम से कम 2 रचनाओं के प्रकाशन वर्ष उस 4 में याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 देखिए, कविता क्या है, निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि 1909, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1909। अभी जो 27 अगस्त को एग्जाम हुआ यूजीसी नेट हिंदी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें यूजीसी ने 1908, ये थोड़ा बहुत ही रोचक प्रश्न रहा इस बार का, 1908 माना है। लेकिन तथ्यों के साथ अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें या फिर चिंतामणि भाग 1 जिसमें यह निबंध संकलित है, वहाँ पर जाकर के देखें तो 1909 इसका जिक्र हुआ है। लेकिन आप अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप 1909 पर ही जाइए, क्योंकि हो सकता है इस बार इसमें बहुत सारे लोग इसके लिए कंप्लेन भी किए हुए थे कि 1909 ही होगा, लेकिन यूजीसी ने माना नहीं, एनटीए माना नहीं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है 1909, आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इन सभी प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस टेलीग्राम पर मैं सारे पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कविता क्या है, निबंध के अंतर्गत कुल कितने खंड हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। ये सभी प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं इस समय, ये इन सारे प्रश्नों का विवरण हम महत्वपूर्ण तथ्य में दे देते हैं लगभग, और उसके बाद जब हम पूरे निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। अगर ये प्रश्न आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आप जाइए पिछले वीडियो को देखिए, लाइन बाय लाइन पूरे टेक्स्ट को देखिए, पढ़िए, और वहाँ पर जितनी भी पंक्तियों को महत्वपूर्ण बताया गया आप उसे अंडरलाइन करके कहीं किसी अपने टेक्स्ट में या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 13। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है मैं लास्ट में करवा दूंगा। इसमें 13 खंड में कविता क्या है निबंध 13 खंड में विभाजित है। उन 13 खंडों के नाम मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, महत्वपूर्ण तथ्य में लेके आया हूँ। और उन 13 खंडों को भी आपको याद करना है तो सीरीज में याद करना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें नंबर पर कौन सा खंड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कविता उच्चाशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। उपरोक्त पंक्ति का संबंध निम्न में से
किस आलोचक से है? इस प्रश्न का उत्तर आप निसंदेह अभी तो तुरंत दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कविता क्या है, निबंध से संबंधित हम यहाँ MCQ कर रहे हैं, और जिस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पे आपको दिख रहा है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने 10 यूनिट के बीच से पूछ लिया जाए, 10 यूनिट में जिसमें लगभग 80 प्लस रचनाएं लगी हुई हैं, वहां से यदि ये प्रश्न पूछा जाए, मिक्स प्रश्न आ जाए, वहां यदि आपके प्रश्न सही हो जाएंगे तो आप समझिए कि आपकी तैयारी 100% बेहतर है और व्यवस्थित है। साथ ही आपने जिस कंटेंट को पढ़ा है वो कंटेंट संपूर्ण कंटेंट था। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आपको पूरा निबंध पूरे टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हो। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और लास्ट में आप उसका खुद से स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें देखिए कविता क्या है, निबंध 13 खंडों में विभाजित है, और यह जो पंक्ति है कि कविता उच्चाशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है, यह उस 13 खंडों के बीच में जो एक खंड आता है कविता का दुरुपयोग, उस खंड के अंतर्गत यह पंक्ति है। आप जाकर के टेक्स्ट में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में यह लगभग 10वें 12वें लाइन में यह पंक्ति आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कविता क्या है, निबंध के खंडों का सही क्रम बताइए। कविता क्या है, निबंध पूरे दीपावली का माहौल है। अभी भी दीपावली, बहुत सारे लोग जिसके वहाँ दीपावली के दिन वो नहीं दाग पाए तो आज दाग रहे हैं। बाकी आप सभी हिंदी वाले हैं तो समझ रहे होंगे। तो कविता क्या है, निबंध के खंडों का सही क्रम बताइए। कविता क्या है, निबंध 13 खंड में है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उस 13 खंड के अंतर्गत जो 13 खंड के नाम हैं, उनके नामों को सही क्रम में बताने की बात इस प्रश्न में किया गया है। और पिछले 2020 से जब से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करा रहा है, इस तरह के प्रश्न बहुत ही उसके पसंदीदा प्रश्नों में से एक है कि किसी भी रचनाओं के बीच की पंक्तियां देकर के उसको क्रम से लगाने की बात करता है। रचनाकार के जन्म वर्ष से संबंधित उनको क्रम से लगाने की बात करता है। तो ऐसे प्रश्न लगातार पिछले 3 वर्षों से 100 प्रश्न में कम से कम 5-7 प्रश्न ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आप PYQ जाकर के देखिए। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, PYQ सीरीज, जो फ्री PYQ सीरीज आने वाला था, वो 5 से 6 तारीख से शुरू होगा, यानी कल या परसों से पहली यूनिट से शुरू होगा। तो आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि PYQ सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण PYQ सीरीज़ अब तक यूट्यूब पर 2006 से लेकर के 2024 तक किसी ने कंप्लीट करवाया है विद एनालिसिस के साथ। इस प्रश्न में देखिए कि सबसे पहला है मार्मिक तथ्य, चमत्कारवाद, भावना या कल्पना, डी मनोरंजन और ई अलंकार। इसमें देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी ई, दूसरा डी बी ए ई सी, तीसरा ए सी डी बी ई और चौथा सी ई ए डी बी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले इसमें आता है मार्मिक तथ्य, उसके बाद इसमें आता है भावना या कल्पना, उसके बाद मनोरंजन, उसके बाद चमत्कारवाद और उसके बाद आता है इसमें अलंकार। अलंकार 12वें नंबर पर है और सबसे लास्ट में जो आता है वो है कविता की आवश्यकता। और उनके 13वें नंबर को आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। 13 का क्रम मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ से। कविता क्या है, निबंध कुल 13 खंडों में विभक्त है। सबसे पहले सभ्यता की आवरण और कविता, पहला खंड है इसका। दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, तीसरा खंड है मार्मिक तथ्य, चौथा काव्य और व्यवहार, पांचवा मनुष्यता की उच्च भूमि, छठवां भावना या कल्पना, सातवां मनोरंजन, आठवां सौंदर्य, नौवां चमत्कारवाद, 10वां कविता की भाषा, 11वां अलंकार और 12वां कविता पर अत्याचार और 13वां है कविता की आवश्यकता। ये जब मैं नोट्स बनाया था उस नोट्स से मैं इसका डायरेक्टली फ़ोटो खींच के यहाँ पे लेके आया हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में देखिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपने सामने एक नोटबुक रखिए, उसमें सभी प्रश्नों के सही जो भी आप उत्तर आप दे रहे हैं उसमें नोट करिए और लास्ट में देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इसमें देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। यह किसका कथन है? निसंदेह यह भी प्रश्न उसी तरह का है, अभी तुरंत आप दे पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कविता क्या है। निबंध से संबंधित हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जिस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दे पा रहे होंगे। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा बालमुकुंद गुप्त और चौथा जो कि इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप इसके उत्तर को देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कहते हैं। इस निबंध में एक पंक्ति आई है और वो बहुत ही प्रमुख और लगभग जब भी कविता की परिभाषा दी जाती है तो इस पंक्ति का प्रयोग सभी आलोचक करते हैं। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स करते हैं इस पंक्ति का प्रयोग। जब भी वो कविता या फिर काव्यशास्त्र वो पढ़ाते हैं तो इस पंक्ति के बारे में वो बात करते हैं। तो उसमें वही पूछ रहा है कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रस दशा, ऑप्शन बी ज्ञान दशा, ऑप्शन सी भाव दशा, ऑप्शन डी कविता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कविता। उसे क्या कहते हैं? कविता। अक्सर हम जब कविता की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है, या फिर हम जब काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं वहां भी हमें ये पंक्ति देखने को मिलती है, अर्थात काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, उसके लिए अपेक्षित होता है। यहाँ पर एक शब्द ऐड कर लीजिए, उसके लिए अपेक्षित होता है। यानी अर्थ ग्रहण के लिए, काव्य में अर्थ ग्रहण के लिए और कौन सी चीज अपेक्षित होती है, किस चीज की और आवश्यकता होती है, वही बताना है हमें। क्या अर्थ ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्या बिंब ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्या ध्वनि ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्या वाक्य ग्रहण की आवश्यकता होती है? इन चारों ऑप्शन से आप एक ऑप्शन चूज करिए जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर देखिए, बिंब ग्रहण की आवश्यकता होती है, यानी बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जन प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जन प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस निबंध से है? निसंदेह आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे क्योंकि आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आप अभी तुरंत इसलिए दे पाओगे क्योंकि आपको पता है कि हम किस पार्टिकुलर से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। लेकिन यही प्रश्न जब मिक्स निबंध से हो जाए या फिर 10वीं यूनिट के बीच से पूछ लिया जाए, क्योंकि तब तो आपको पता नहीं होगा कि ये निबंध ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है, उस समय आपके लिए जटिल प्रश्नों में से एक होगा। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी कविता क्या है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने कविता क्या है निबंध में कल्पना के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कितने प्रकार की कल्पना होती है, और वो कल्पना उन कल्पनाओं के आवश्यकता की बात करते हैं कि वो कल्पना किसके लिए आवश्यक होता है, श्रोता के लिए या फिर कवि के लिए। श्रोता अर्थात ग्राहक और कवि अर्थात जो उसका विधायक होता है। तो इसमें ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप दे सकते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पूरे टेक्स्ट को पढ़ा रहा था लाइन बाय लाइन, और ये पंक्ति जहाँ भी आई थी मैं अंडरलाइन करवाया था और बोला था आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। अभी तक अगर आपने ये पूरा निबंध नहीं पढ़ा है तो आप जाइए पिछले वीडियो को वॉच करिए, सही से देखिए। निसंदेह आपके ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं गलत होंगे एग्जाम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। ऑप्शन ए इसका सही है, और इसमें जो प्रकार की बात है वो 2 प्रकार की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है?
में अभी बात किया कि वो जो दो कल्पनाओं की बात करने तो उसमें उन दोनों कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। एक कल्पना उसमें से जो होती है वो कवि के लिए आवश्यक होती है, और दूसरी जो कल्पना होती है वो श्रोता, ग्राहक अर्थात जो दर्शक होता है उसके लिए वो आवश्यक होती है। तो वह जो कवि के लिए कल्पना अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है, वह कौन सी है, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, दृश्य, अदृश्य, ग्राहक और विधायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। विधायक और ग्राहक दो कल्पना होती है। कवि के लिए विधायक कल्पना जो होती है वो आवश्यक होती है, और श्रोता के लिए जो आवश्यक होती है वो होती है ग्राहक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट तथ्य इस निबंध से जितने भी हैं मैं लेके आया हूँ। आप 2 मिनट में इसे देख लीजिएगा और फिर जाइएगा। निम्न में से कविता के किस उद्देश्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिक जोर दिया है? ऑप्शन ए, मनोरंजन के ऊपर। ऑप्शन बी, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ऑप्शन सी, समाज सुधार करना। ऑप्शन डी, राजनीति को दिशा दिखाना। तो इसमें से वो कविता का जो मुख्य उद्देश्य मानते हैं वो मानते हैं मनोरंजन को। इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं। एमसीक्यू अगर बनाना हो तो कविता क्या है, निबंध जैसे निबंध से हजारों एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन उस एमसीक्यू से कोई मतलब नहीं है कि अगर व्यू के लिए 1000 निबंध ऐसे थंबनेल बना दिया जाए कि कविता क्या है निबंध से 1000 प्रश्न एक साथ, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप अगर पूरे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, पीवाईक्यू को देख के नहीं चलोगे कि पिछले वर्ष में कैसे पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न, चूँकि मेन आपका मोटिव ये है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे अच्छा प्रदर्शन करना है, ये नहीं मोटिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी भी पीवाईक्यू एमसीक्यू की किताब ले लीजिए, उसमें लाखों प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुरंत निबंध पढ़ने और पीवाईक्यू करवाने के बाद एक वीडियो पीवाईक्यू पर इसलिए लेके आता हूँ कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद क्या आपके जो प्रश्न हैं पीवाईक्यू के सिमिलर जो एमसीक्यू हैं, क्या वो कुछ सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके एक एक घटनाओं को क्रम से याद करने की ज़रूरत है, कंठस्थ करने की ज़रूरत है, ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सही कर पाओ। अब इसके बाद देखिए कि इस निबंध से संबंधित रिवाइज भी हो जाता है एक बार तुरंत, एक दिन के बाद। तो मैं जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे दोबारा करवा रहा हूँ एक बार। अब तक अगर पिछले वीडियो में आप ध्यान से नहीं देख पाए तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। यह निबंध 1909 में सरस्वती पत्रिका में संपादित है। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब? 1909 में। यह एक विचारात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? विचारात्मक निबंध है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, उस निबंध संग्रह में संकलित है। चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हैं। आपके लिए होमवर्क है कि वो बाकी के 3 जो भाग हैं उनका प्रकाशन कब होता है आप ढूंढिए। अब तक आप अगर शॉर्ट नोट्स में अपने नहीं ऐड कर पाए हैं तो ढूंढिए, सर्च करिए, किताब में देखिए और देख करके कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तब भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन 4 प्रकाशन वर्ष को बता दूंगा। उसके बाद देखिए चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध संकलित हैं। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं कि जो रचना आपके सिलेबस में लगी हुई है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए, निसंदेह आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे प्रश्न कि जो रचना लगी हुई है सिलेबस में वो रचना किस संग्रह में संकलित है, और संकलित है तो किस नंबर पर संकलित है, वो क्रम भी याद रखना होता है। तो कविता क्या है? निबंध किस नंबर पर संकलित है आप एक बार इसमें देख लीजिए। 11वें नंबर पर संकलित है। मैं बाकी के जो भी 17 निबंध है मैं पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ऐड कर लीजिएगा। पहला है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा निबंध है श्रद्धा भक्ति, चौथा करुणा, 5वां लज्जा और ग्लानि, 6वां है लोभ और प्रीति, 7वां घृणा, 8वां ईर्ष्या, 9वां भय, 10वां क्रोध। 11वें नंबर पर है कविता क्या है। 12वें नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 13वें नंबर पर है तुलसी का भक्ति मार्ग। 14वें नंबर पर है
मानस की धर्मभूमि। 15वें नंबर पर जो कविता है वो है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। 16वें नंबर पर साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। 17वें नंबर पर है रसात्मक बोध के विविध रूप। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ के माध्यम से हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देखिए कि चिंतामणि भाग 1 का जो पूरा निबंध संग्रह है, उस निबंध संग्रह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भूमिका लिखते हैं वो भूमिका बहुत छोटी है, लगभग 10-12 लाइन की भूमिका है। तो उस पूरे भूमिका को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसे। वो कहते हैं इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। वो पूरे निबंध को प्रदेश के बारे में, प्रदेश से उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन देते हैं। वो कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। वो कहते हैं बस इतना ही निवेदन करके इस बात से निर्णय मैं अपने विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप के सामने जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन पूरी रचनाओं को आप सही से नहीं पढ़ पाते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम उन रचनाओं की भूमिका को जरूर पढ़ जाइए। पिछले वर्षों से लगभग 3-4 प्रश्न ऐसे ही बन जाते कि केवल भूमिका से, पहले ही पेज से। अगर आप 500 पेज की कोई नॉवेल नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 पेज की तो भूमिका पढ़ ही सकते हैं, अगर आप एग्जाम के लिए लगे हुए हैं तो। अगले स्लाइड में देखिए कविता क्या है। निबंध कुल 13 खंड में विभाजित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें देखिए 13 खंड के नाम यहाँ है, मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने सामने ध्यान से देख लीजिए। 1-2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ। अगली स्लाइड में हम देखते हैं बस यह कविता क्या है। निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, MCQ था, वो सब कुछ यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि विद्या निवास का मिश्र का निबंध है। इस निबंध को अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप पढ़ के आइएगा, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो आप अभी हमें तुरंत ज्यों ही आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ के आओगे, मेरे साथ एक बार पढ़ लोगे तो निसंदेह आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी अन्य लोगों की तुलना में। तो अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। और हाँ, दूसरी बात ये थी कि यूनिट 9 हिंदी निबंध जो है वो लगभग 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद किस यूनिट को हमें पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सी यूनिट करवाई जाए, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये पूरी सीरीज़ आपको कितना लाभदायक है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आपसे किस यूनिट को पढ़ना है आप ये बता सकते हैं। निसंदेह आपकी एकेडमी UGC नेट हिंदी, पार्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी दिसंबर के एग्ज़ाम में, दिसंबर साइकिल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बेहतर रिजल्ट देगा। और इसका जो प्रयास है निसंदेह एक बेहतर परिणाम की तरफ, बेहतर सफलता की तरफ लेके जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी एकेडमी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।